वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। और इस समसमाय की घटना चक्र का 5th पार्ट है। टॉपिक है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3। यह सूचकांक विश्व के देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर की जाती है कि उस पासपोर्ट पर कितने डेस्टिनेशन की यात्रा बिना वीज़ा के या बिना किसी पूर्व वीज़ा के हो सकती है। तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा आंकड़ों पर आधारित है। यह बिना वीज़ा के या बिना किसी पूर्व वीज़ा के हो सकती है पासपोर्ट। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग है जो यह सूचकांक तिमाही आधार पर जारी किया जाता है, मतलब क्वार्टरली जारी किया जाता है हर 3 महीने के बाद। वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखेंगे इसका। जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण कंपनी का नाम है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 जारी किया गया है। इस सूचकांक में 199 अलग अलग देशों के पासपोर्ट और 227 ट्रेवल डेस्टिनेशन को शामिल किया गया। इसमें देश कितने हैं? 199 और डेस्टिनेशन कितने हैं? 227। यदि किसी पासपोर्ट को वीज़ा मुक्त स्कोर अधिक है यदि किसी पासपोर्ट का वीज़ा मुक्त स्कोर अधिक है तो इसका तात्पर्य है कि वह पासपोर्ट अधिक शक्तिशाली है। जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा, पासपोर्ट का वीज़ा मुक्त स्कोर होगा, वो है पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली होगा। इस सूचकांक में है जो जापान पहले स्थान पर। कौन है? जापान है जो पहले स्थान पर है इस सूचकांक में। इस सूचकांक में जापान पहले स्थान पर है। जापान के पासपोर्ट धारक बिना किसी वीज़ा के विश्व के 193 गंतव्यों की यात्रा कर सकते हैं। मतलब जापान के लोग हैं जो 193 डेस्टिनेशन बिना वीज़ा के या पासपोर्ट के कर सकते हैं। तो जापान है जो नंबर 1 पर है। सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है जो सिंगापुर है और दक्षिण कोरिया है। वर्तमान में इस सूचकांक में एशिया प्रशांत के देशों का प्रभुत्व दृढ़ता के साथ स्थापित हो चुका है। इस सूचकांक के 16 वर्षों के इतिहास में पारंपरिक रूप से यूरोपीय संघ के देशों का ही प्रभुत्व था। शीर्ष स्थान प्राय यूके या अमेरिका को ही प्राप्त होता था, लेकिन 8 वर्षों के दौरान अमेरिका पासपोर्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान से 7वें स्थान पर पहुंच गया। पहले है जो यूएसए और यूके नंबर 1 पे रहते थे। अभी है जो अमेरिका का पासपोर्ट हेनली पासपोर्ट रैंकिंग में 8वां स्थान प्राप्त है और पहले नंबर पे है जो जापान और सिंगापुर और दूसरे पे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान के पासपोर्ट के अंतिम 112वीं रैंक प्राप्त हुई है। मतलब अफगानिस्तान को इस पासपोर्ट में 112वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब है अफगानिस्तान के पासपोर्ट धारकों को केवल 27 देशों तक ही वीज़ा मुक्त पहुंच सकते हैं। 112वीं रैंक है, इसलिए यहाँ के लोग हैं जो केवल 27 देश तक ही वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। ये देश दिए गए हैं, उनकी रैंकिंग और वीज़ा मुक्त स्कोर। ये टॉप 5 है इनकी रैंकिंग और इनका वीज़ा मुक्त स्कोर दिया गया हुआ है। नंबर 1 पे जापान है। जापान की रैंकिंग फर्स्ट है और इसका स्कोर है 193। दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से पहले नंबर पे है जो जापान है और दूसरे नंबर पे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है जो संयुक्त रूप पे दूसरी रैंकिंग है इनकी और इसका स्कोर 192 है।
फिर है जर्मनी स्पेन। जर्मनी और स्पेन का थर्ड रैंकिंग है, दोनों का ये संयुक्त रूप से इनको मिला है। और फिनलैंड इटली लग्जमबर्ग को फोर्थ रैंक मिली। ऑस्ट्रिया डेनमार्क स्वीडन नीदरलैंड को फिफ्थ रैंक मिली। और ये इनका स्कोर दिया गया है, ये 188 लिखा है। ये दिया गया हुआ है ब्रिक्स देशों की रैंकिंग। ब्रिक्स देशों की रैंकिंग, ब्रिक्स देश दिए गए हुए हैं। इसमें ब्राज़ील ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील की रैंकिंग सबसे अच्छी है, इसकी रैंकिंग है 19 और वीज़ा मुक्त स्कोर है 170। फिर रूस है जो 50 रैंक है 119, इसकी वीज़ा मुक्त स्कोर है। भारत है 87 स्थान पर। भारत Q3 है जो अभी जारी हुआ, Q3 ये रिपोर्ट है और इस पे भारत की 87 है, याद रखेंगे, और स्कोर 60 है। चीन की 69 रैंक है और स्कोर 80 है। दक्षिण अफ्रीका का 55 स्कोर है और इसका स्कोर 105 है और रैंकिंग 55 है। तो जितने ब्रिक्स देश है उसमें इंडिया की सबसे ख़राब है। ये जो जितने 5 देश दिए गए हुए हैं इनमें इंडिया 87 नंबर पे है और इंडिया की याद रखेंगे। और नंबर 1 नंबर 2 पे याद रखेंगे। नंबर 1 पे है जापान, 2 पे है सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। ये भारत के पड़ोसी देश हैं और उनकी हेनले पासपोर्ट रैंकिंग और उनका वीज़ा मुक्त स्कोर दिया गया हुआ देश है नेपाल। नेपाल की रैंकिंग है 106, स्कोर है 38। भूटान की रैंकिंग है 93 और स्कोर 54। बांग्लादेश 104, 41 इसका स्कोर है। श्रीलंका की रैंकिंग 103 है और वीज़ा मुक्त स्कोर है 42। पाकिस्तान की 109, 32 है। और अफ़गानिस्तान की रैंकिंग 112 है और वीज़ा मुक्त स्कोर है 27। भारत की स्थिति देखेंगे। भारत को इस सूचकांक में मारितानिया एवं तजाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 27वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व वीज़ा के विश्व के 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। तो इंडियंस हैं जो 60 देश हैं उनकी यात्रा बिना पासपोर्ट के कर सकते हैं, बिना पूर्व वीज़ा के। और भारत के साथ साथ मारितानिया और तजाकिस्तान को भी 27वां 87 स्थान प्राप्त हुआ ये वाला, तो याद रखेंगे ये। टॉपिक है वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022। इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखेंगे और ये है जो यूएन हैबिटेट ने विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022। तो यूएन हैबिटेट ने शहरों के भविष्य की परिकल्पना वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट इन्वेस्टिंग द फ्यूचर ऑफ सिटीज़ शीर्षक जारी किया है। शीर्षक का ये है, शीर्षक इसका है शहरों के भविष्य की परिकल्पना, हिंदी में ये है और इंग्लिश में ये है इन्वेस्टिंग द फ्यूचर ऑफ सिटीज़। और जारी किसने किया है? यूएन हैबिटेट ने। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड अर्बन फोरम के 11वें सत्र के दौरान जारी किया गया था। तो इस रिपोर्ट को है जो वर्ल्ड अर्बन फोरम है उसके 11वें सत्र के दौरान जारी किया गया। वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य SDG 11 के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला व टिकाऊ बनाना। ये किसके अनुरूप है? तो ये है सतत विकास लक्ष्य 11 के। इसमें कहा गया है कि शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला व टिकाऊ बनाना।
इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हुए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होने का अनुमान है। मतलब 2035 तक है तो भारत की शहरी आबादी है उसका 675 मिलियन होने का अनुमान है, जो जो चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक शहरी आबादी वाला देश होगा। चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक शहरी आबादी, शहरी याद रखेंगे, शहरी आबादी की बात कर रहा है, शहरी आबादी वाला देश होगा और नंबर 1 पे है जो चीन होगा, ऐसा अनुमान है इनका। कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक शहरी आबादी में वृद्धि देखी जा रही है, जिसके वर्ष 2050 तक 2.2 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। वैश्विक शहरी आबादी है जो 2050 तक 2.2 बिलियन हो जाएगी। ये वैश्विक है, ये भारत की थी। और भारत की शहरी आबादी वर्ष 2035 तक है जो 6.7 बिलियन होने का अनुमान है इसका 2035 तक। मतलब 67,54,56,000 होने का अनुमान है इसका भारत की शहरी आबादी 2035 तक। यूएन हैबिटेट, तो यूएन हैबिटेट है जिसने ये रैंकिंग जारी की थी, वो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम। तो ये मानव बस्ती और सतत शहरी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। ये एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की है। इसकी स्थापना की गई 1976 में कनाडा के वैंकूवर में। कहाँ की गई थी? तो ये कनाडा के वैंकूवर में की गई थी। मानव बस्तियों पर आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1978 में की गई थी। इसका मुख्यालय है जो नैरोबी केन्या में स्थित है। इसका यूएन हैबिटेट का मुख्यालय याद रखेंगे, नैरोबी केन्या में है, केन्या। नेक्स्ट टॉपिक है आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2022। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2022। वर्ष प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, WCR, इसको इंग्लिश में इसका शॉर्ट फॉर्म है WCR। तो WCR है जो वर्ष 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक है। ये एक वार्षिक पुस्तक है और प्रकाशित कब हुई थी? 1989 में। इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड स्थित WCC द्वारा संचालित किया गया है। इसका संचालन है जो स्विट्जरलैंड में स्थित एक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र है उसके द्वारा किया जाता है। उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। वर्ष 2021 तक इस रैंकिंग के 33 संस्करण को प्रकाशित किया जा चुका है। तो इस रैंकिंग के 33 संस्करण को प्रकाशित किया जा चुका है, 33। वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखेंगे, हाल ही में WCR के 34वें संस्करण को जारी किया गया है। मापदंड इसका है कि इस वर्ष रैंकिंग में 333 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंडों के आधार पर विश्व की 63 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। तो मानदंड कितने हैं? तो मानदंड इस रैंकिंग में 333 है और अर्थव्यवस्था 63 है। इनके आधार पर सर्वेक्षण किया गया है। और 2022 में है जो 63 अर्थव्यवस्था हैं और 2021 में 64 थी, 64 थी 2021 में। रैंकिंग निम्न 4 कारकों के आधार पर देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मक को मापती है। तो ये 4 कारक हैं, इनके आधार पर इनकी रैंकिंग होती है। एक है आर्थिक प्रदर्शन, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, सरकारी दक्षता, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और थर्ड है व्यावसायिक दक्षता, बिजनेस एफिशिएंसी, और फोर्थ है आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो ये 4 हैं कारक, इनके आधार पर है देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मक माप होती है। इनके नाम लिख लेंगे। तो ये WCR रैंकिंग है, उससे विश्वसनीयता की कमी के कारण रूस और यूक्रेन को इस रैंकिंग से बाहर रखा गया। तो बाहर किसे रखा गया है? रूस और यूक्रेन को, जबकि बहरीन को इस रैंकिंग में पहली बार शामिल किया गया। और रूस और यूक्रेन को इससे बाहर रखा गया और बहरीन को इसमें पहली बार शामिल किया गया। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। रूस यूक्रेन को है जो बाहर किया गया और बहरीन को शामिल किया गया पहली बार। बहरीन ने 73.28 स्कोर के साथ 30वां स्थान प्राप्त किया है। 30वां स्थान किसने प्राप्त किया है? बहरीन ने 73.2 के स्कोर के साथ। IMD WCR के 34 वर्षों के इतिहास में पहली बार डेनमार्क ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ये रैंकिंग जब जारी हुई तो डेनमार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है पहली बार। फिनलैंड को वर्ष 2009 के बाद से पहली बार शीर्ष 10 में 8वां शामिल हुआ। तो फिनलैंड का स्थान है 8वां है, शीर्ष 10 टॉप 10 में 8वां स्थान फिनलैंड का है। और क्रोएशिया को पहले 59 मिला था, अभी इसको 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। WCR 2022 शीर्ष 5 देश। तो ये शीर्ष 5 देश हैं WCR रिपोर्ट के। तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क को, फिर है स्विट्जरलैंड को, और ये इनका स्कोर दिया है 100 मिला है डेनमार्क को, 98.92 स्कोर है स्विट्जरलैंड को, सिंगापुर को है 98.11 और स्वीडन को है 97.71 और हांगकांग SSR को मिला है 94.89। डेनमार्क नंबर 1, 2 पे स्विट्जरलैंड, 3 पे सिंगापुर, 4th पे स्वीडन और 5th पे हांगकांग SSR। तो ये हैं जो टॉप 5 हैं। WCR 2022 अंतिम 5 देश, वो पहले थे टॉप 5, अब ये अंतिम 5 दिए गए हुए हैं। तो टोटल इसमें है जो 63 थे, उसमें 63 रैंक मिली है वेनेजुएला को और इसका स्कोर है 21.95। अर्जेंटीना की रैंक है 62, इसका रैंक है 34.23 और 61 है मंगोलिया, इसका स्कोर है 36.20 और 60 नंबर पे है दक्षिण अफ्रीका 44.52 और ब्राज़ील की रैंक है 59 और इसका स्कोर है 44.76। ये ब्रिक्स देश दिए गए हुए हैं। ब्रिक्स देशों की सूची है, उनके देशों का स्थान और उनका रैंक। तो WCR 2022 तो समग्र रैंक है उसकी ब्राज़ील की 59 है और स्कोर है 44.7। रूस को बाहर रखा गया था इससे, रूस और यूक्रेन को, और बहरीन को इसमें पहली बार शामिल किया गया था, ये याद रखेंगे। और भारत की 37 रैंक है और स्कोर है 66.01 और 17 है चीन की, 83.94 है स्कोर इसका, भारत का ये है। और भारत की रैंक है 37 WCR में। और 60 रैंक है दक्षिण अफ्रीका की और इसका स्कोर है 44.25। ये ब्रिक्स देश थे सभी। अलग अलग श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त देश। तो ये श्रेणी दी गई हुई है, 4 जो अब बताए थे आयाम, उनके आधार पर किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहली श्रेणी है आर्थिक प्रदर्शन, तो उसमें है जो लग्जमबर्ग देश है उसका सबसे अच्छा स्कोर है और स्कोर है 81.9। और सरकारी दक्षता में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है 92.49
व्यावसायिक दक्षता में डेनमार्क है, 100 मिला हुआ है, और आधारभूत संरचना में स्विट्जरलैंड है और इसका स्कोर है 93.19। तो ये जो अलग अलग श्रेणियाँ दी गई थी 4, उसके आधार पर इनको किसको सबसे ज़्यादा स्कोर मिला उन देशों के नाम है। WCR रैंकिंग थी, उसमें भारत की स्थिति, रैंकिंग में भारत की स्थिति। तो WCR 2022 में भारत ने 6 स्थानों का सुधार किया है। 66.01 स्कोर के साथ 37वां स्थान भारत का है। पिछले 5 वर्षों में भारत का समग्र प्रदर्शन। तो पिछले 5 वर्षों में भारत का समग्र प्रदर्शन रहा। 2018 में 44वां स्थान प्राप्त हुआ, 2019 में 43वां, 2020 में भी 43वां और 2021 में भी। तो 19, 20, 21 में भारत को WCR में 43वां रैंक प्राप्त हुआ था, स्थान था, और 2022 में 37वां। तो 2022 का याद रखेंगे, 37वां था। और अभी वो पूरे देश का था कि जो श्रेणियां दी गई थी उनके आधार पर किन देशों को कौन सी रैंक मिली, अभी भारत की है। तो ये जो श्रेणियां दी गई हैं आर्थिक प्रदर्शन, उसमें भारत को 28वां स्थान है और स्कोर इसका 56.33 है। दूसरी श्रेणी है सरकारी दक्षता, 45 स्थान है भारत का और स्कोर 43.55 है। फिर तीसरी श्रेणी है व्यावसायिक दक्षता, तो इसमें भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है और 65.75 स्कोर है। और फोर्थ इसका श्रेणी है आधारभूत संरचना, 49 इसका स्थान है, स्कोर इसका 35.28 है। तो ये याद रखेंगे, ये भारत के हैं। ऊपर जो अभी कराए थे वो वर्ल्ड में जो देश थे उनका था। नेक्स्ट टॉपिक है कृषिगत उत्पादन चतुर्थ अग्रिम अनुमान 21-22। तो ये कृषिगत उत्पादन हुआ है, उसमें चतुर्थ अग्रिम अनुमान लगाया गया 2021-22 का रिपोर्ट है ये। वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखेंगे इसका। तो 17 अगस्त 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, तो मंत्रालय कौन सा है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के संदर्भ में फसलों के उत्पादन के लिए चतुर्थ अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। तो प्रमुख फसलों के उत्पादन के लिए चतुर्थ अग्रिम अनुमान है, तो ये 4th नंबर के हैं और ये 17 अगस्त 2022 को मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। जो जारी किए गए आंकड़े हैं उनके अनुसार वर्ष 2021 और 22 में रिकॉर्ड था 315.72 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। इतना उत्पादन का अनुमान था। जो वर्ष 2020-21 के दौरान उत्पादित खाद्यान्न 310.74 बिलियन टन की तुलना में 4.98 बिलियन टन अधिक है। ये 2020 और 21 की तुलना में 4.98 मिलियन टन अधिक है 2021 और 22 में। तो ये याद रख लेंगे कितना अधिक है, तो 4.98 मिलियन टन अधिक है। ये 5 वर्षों के खाद्यान्न मतलब 2016-17 से 2020-21 के खाद्यान्न उत्पादन से तुलना किया जाए तो वर्ष 2021-22 और ये 4th नंबर की एडवांस एस्टिमेट्स मतलब 4th अग्रिम अनुमान है। तो ये वर्ष 2021-22 का खाद्यान्न उत्पादन विगत 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 25 मिलियन टन से अधिक है। मतलब 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 25 मिलियन टन अधिक है। चावल, मक्का, चना, दलहन, सफ़ेद एवं काली सरसों, तिलहन तथा गन्ने की रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि चावल, मक्का, चना, दलहन, सफ़ेद और काली सरसों, तिलहन के गन्ने का रिकॉर्ड बहुत अधिक होगा।
ये इसकी सूची तैयार की गई हुई है कि कौन सी फसल वर्ष और उत्पादन मिलियन टन में। ये 2021 का है और ये 21-22 का है। अनुमान ये जो चतुर्थ अग्रिम अनुमान लगाया गया उसके अनुसार इतना है और लक्ष्य इतना 2021-22 में रखा गया था, अनुमान इतना है और ये 2020 और 21 का है। तो पहली फसल है चावल। चावल का उत्पादन 2020 और 21 में 124.37 मिलियन टन था और लक्ष्य रखा गया था। और 2021-22 में इसका लक्ष्य रखा गया 121.10 और इसका चतुर्थ अग्रिम अनुमान लगाया गया 130.29। गेहूं का देखेंगे तो गेहूं का 2020 और 21 में था, उत्पादन हुआ 109.59 और 2021-22 में इसका लक्ष्य था 110 मिलियन टन और चतुर्थ अग्रिम का अनुमान था 106.84। ज्वार का है जो 2020 और ये 2020-21 का है। ये 2020 और 21 का है, ये 21-22 का है और ये जो रिपोर्ट थी फोर्थ अग्रिम अनुमान की वो है। तो बाजरा का था 10.86 बाजरा है और 2021-22 में 10.50 और अनुमान लगाया गया इसका 9.62। तो ये सभी का देख लेंगे, ये 2020 का, 21-22 का और ये अनुमान लगाया गया। रागी का ये है, ये जौ का, पौष्टिक अनाज, चना, उड़द। और ये मूंग का, ये 2020 का। ये सब इधर वाले हैं जो 2020 के, ये है 21-22 के और ये अनुमान लगाया गया फोर्थ अग्रिम अनुमान है ये। और ये मसूर कुल दालों का और कुल खाद्यान्न का है 310 और 0.74 मिलियन टन था और 2021-22 में 307 हुआ और अनुमान लगाया गया 315। ये देख लेंगे कुल खाद्यान्न का। नेक्स्ट टॉपिक है युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार प्रवृत्तियां 2022 रिपोर्ट। तो युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार प्रवृत्तियां रिपोर्ट है 2022 की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखेंगे इसका। तो 11 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO द्वारा युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार प्रवृत्तियां 2022 ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 नामक रिपोर्ट जारी की गई थी। तो ये जारी कब की गई? ये जारी की गई 11 अगस्त 2022 को। 11 अगस्त 2022 को ये रिपोर्ट जारी की गई और किसके द्वारा? ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा। और इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक है युवा लोगों के भविष्य को बदलने हेतु निवेश। इसका शीर्षक था युवा लोगों के भविष्य को बदलने हेतु निवेश, इन्वेस्टिंग इन ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर फॉर यंग पीपल। ये इसका शीर्षक था। यह रिपोर्ट कोविड-19 आपदा के कारण 15 से 24 आयु वर्ग के युवाओं के रोजगार प्रदर्शन पर प्रभाव केंद्रित है। तो ये किस एज के लिए था? 15 से 24 वर्ग के युवाओं के रोजगार प्रदर्शन पर प्रभाव केंद्रित है। इस रिपोर्ट में भारत को निम्न मध्य आय वाले देश में शामिल किया गया है। जो ये रिपोर्ट तैयार की गई उसमें भारत को निम्न मध्य आय वाले
देश में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के निष्कर्ष निकले थे तो वर्ष 2021 में वैश्विक युवा बेरोजगारी दर थी जो 15.6% थी, 15.6% थी, और जो वयस्क दर की तुलना में 3 गुना अधिक थी। तो वैश्विक युवा बेरोजगारी की दर थी जो 15.6% थी, जो वयस्क दर की तुलना में 3 गुना अधिक थी। कितने गुना? 3 गुना अधिक थी बेरोजगारी। 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 75 मिलियन युवा बेरोजगार हैं, 408 मिलियन रोजगार में और 732 मिलियन युवा कार्यबल से बाहर थे। तो 75 मिलियन युवा हैं जो बेरोजगार हैं, 408 मिलियन रोजगार में और 732 मिलियन युवा कार्यबल से बाहर थे। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रम बल में युवाओं की कम भागीदारी का मुख्य कारण उनका शिक्षा प्राप्ति में संलग्न होना। तो उनकी भागीदारी का मुख्य कारण, कम भागीदारी का मुख्य कारण बताया गया शिक्षा प्राप्ति में संलग्न होना है। 5 में से 1 से अधिक युवा शिक्षा, रोजगार अथवा प्रशिक्षण में संलग्न नहीं है। शिक्षा, रोजगार अथवा प्रशिक्षण की यह स्थिति 15 वर्षों में सबसे भयावह है, मतलब सबसे ज़्यादा गंभीर है। 15 वर्षों में शिक्षा, रोजगार तथा प्रशिक्षण की यह स्थिति। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2022। फॉर्च्यून ग्लोबल इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखेंगे, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2022 का। तो फॉर्च्यून अमेरिका की प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका है। ये क्या है? पत्रिका है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर है जो न्यूयॉर्क में है, और ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका है। ये समय समय पर भिन्न प्रकार की सूचियाँ प्रकाशित की जाती रही हैं। 3 अगस्त 2022 को फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई। तो पत्रिका का नाम था फॉर्च्यून पत्रिका। 3 अगस्त 2022 को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची तैयार की गई है। सूची जो तैयार की गई वो फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा। इस सूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में अमेरिका रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने लगातार 9वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इस सूची के अनुसार वित्तीय वर्ष कौन सा है? 2021 में, और अमेरिका रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने लगातार पहला स्थान प्राप्त किया है। लगातार 9 साल से कर रही है, पहले नंबर पे है। और जबकि सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको विश्व में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी रही है। सबसे ज़्यादा लाभ जिस कंपनी ने किया वो है कंपनी सऊदी अरामको। और ये जो ग्लोबल 500 सूची थी उसमें 5 शीर्ष कंपनियां। तो नंबर 1 पे है वॉलमार्ट, ये है जो अमेरिका की है, और इसका राजस्व बिलियन में है, इतना दिया गया हुआ है। और अब दूसरे नंबर पे अमेजॉन है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका की है, इसका इतना है राजस्व। 3rd नंबर पे स्टेट ग्रिड, ये कंपनी के नाम है और ये देश के नाम है। ये चीन की है, इसका इतना राजस्व है। और 4th नंबर पे भी है चीन नेशनल पेट्रोलियम 4th नंबर पे है। 5th नंबर पे है सिनोपेक समूह चीन। तो 1st 2nd पे है जो अमेरिका है, 3rd 4th 5th पे है जो चीन की हैं कंपनियां। ये 5 हैं। इस सूची में शामिल शीर्ष भारतीय कंपनियां, तो ये सूची में भारत की कंपनियां हैं, उनकी रैंक, उनका राजस्व। तो 98 रैंक मिली है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC को भारत की नंबर 1 पे है LIC कंपनी, और वैसे विश्व में देखा जाएगा तो 98 है, और इसका राजस्व है 97.27। और 104वीं रैंक मिली है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, इसका राजस्व इतना है। और 142 रैंक मिली है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका रैंक इतना है।
और 190 पर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC। तो ONGC का राजस्व है 65.96 है। फिर है 236 रैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और इसका राजस्व 54.64 है। 295 रैंक है भारत पेट्रोलियम की, इसका राजस्व 46.86। 370 है जो टाटा मोटर्स की है, इसका राजस्व इतना है। 432 टाटा स्टील का है, 32.86 है। और 437 है राजेश एक्सपोर्ट्स और इसका राजस्व है इसमें 32.65। ये भारत की कुछ कंपनियां था, उनकी रैंक और उनका राजस्व। ये है जो अग्रणी धनी महिलाएं, अग्रणी धनी महिलाएं। इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखेंगे। अग्रणी धनी महिलाएं हैं, उनका वर्तमान परिप्रेक्ष्य है 27 जुलाई 2022 को कोटक प्राइवेट बैंकिंग तथा हुरून इंडिया द्वारा कोटक निजी बैंक हुरून अग्रणी धनी महिलाएं नामक सूची का तीसरा वार्षिक संस्करण जारी किया गया। तो ये सूची का तीसरा संस्करण था, जारी किसके द्वारा किया गया? तो ये कोटक प्राइवेट बैंक और हुरून इंडिया द्वारा ये सूची संस्करण तैयार किया गया था। कोटक निजी बैंकिंग हुरून अग्रणी धनी महिलाएं, ये सूची का नाम है कोटक निजी बैंकिंग हुरून अग्रणी धनी महिलाएं। इस सूची में 31 दिसंबर 2021 तक सफल महिलाओं की संपत्ति के आंकड़े के आधार प्रस्तुत किए गए हैं। सूची में शामिल 5 शीर्ष महिलाएं, ये धनी अग्रणी महिलाएं हैं। इनमें नंबर 1 पे है रोशनी नडार मल्होत्रा और इनकी संपत्ति है 84,000 करोड़ 330। कंपनी इनकी है रोशनी नडार मल्होत्रा की कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजी। कंपनी का नाम याद रखेंगे और संपत्ति और रैंक इनकी पहली है। नंबर 2 पे है फाल्गुनी नायर एवं परिवार और इनकी संपत्ति इतनी है और इनका कंपनी है नायका कंपनी है, वो फाल्गुनी नायर की है, ये नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे है रोशनी नडार मल्होत्रा HCL। नंबर 3 पे है किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह 3rd नंबर पे है। इनकी इतनी है जो संपत्ति है और बायोकॉन इनकी कंपनी वो है कंपनी। 4th नंबर पे है नीलिमा मोता पार्ती, उनकी संपत्ति है और डिविस लेबोरेटरीज इनकी वो है कंपनी। राधा वेम्बू की संपत्ति है और जोहो इनकी कंपनी का नाम है। ये कंपनी का नाम है, ये संपत्ति है और ये महिलाएं और इनकी ये रैंकिंग है। टॉप 5 महिलाएं हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक है बागवानी फसलें द्वितीय अग्रिम अनुमान। तो ये है बागवानी फसलें द्वितीय अग्रिम अनुमान। इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो देश में विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कौन सा है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 14 जुलाई 2022 को बागवानी फसलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संदर्भ में 2021-22 के लिए द्वितीय अग्रिम अनुमान सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स तथा वर्ष 2020-21 के लिए अंतिम अनुमान जारी किए गए हैं। तो ये अनुमान 2020-21 के लिए लास्ट है और 2021-22 के लिए द्वितीय है। तो वर्ष 2021-22 के लिए द्वितीय अग्रिम अनुमान, तो इसमें अनुमान है 21-22 में कुल बागवानी उत्पादन 341.63 मिलियन टन होने का अनुमान है। कुल बागवानी उत्पादन है जो इतना होने का अनुमान है, जो वर्ष 2020-21 अंतिम की तुलना में लगभग 7.03 मिलियन टन अधिक है, 2.10% अधिक है 2020-21 की तुलना में। ये बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन क्षेत्रफल है जो 1000 हेक्टेयर में दिया गया हुआ है
उत्पादन है जो 1000 मिलियन टन में दिया गया हुआ है। तो ये फसलें देखेंगे, ये वर्ष अंतिम रिपोर्ट है, अनुमान 2020-21, वर्ष 2021-22 के लिए सेकेंड वाला अनुमान है। यहाँ तक है जो, तो ये सेब है, सेब का 2020-21 का क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल सेब उगाया गया 313 हेक्टेयर में, 1000 हेक्टेयर में बोला था, हाँ 1000 हेक्टेयर। और उत्पादन हुआ था इसका 2276 मिलियन, और 21-22 में 313 क्षेत्रफल ही था, उत्पादन हुआ इसका 2437 मिलियन। तो इसका 2021-22 में जो अनुमान लगाया गया है वो ज़्यादा है 20 और 21 की तुलना में। और फिर है केला, केला का क्षेत्रफल 924 था, उत्पादन इतना हुआ, और फिर 1959 क्षेत्रफल था 21-22 में, उत्पादन इतना हुआ। केला 924 था इसका क्षेत्रफल, और उत्पादन इतना हुआ, और फिर इसका क्षेत्रफल 21-22 में 959 हो गया, और इसका उत्पादन इतना अनुमान लगाया गया सेकेंड रिपोर्ट का। 21-22 है, ये 20-21 है, और कुल फल इतने थे क्षेत्रफल में उगाए गए, और उत्पादन इतना हुआ। तो ये देख लेंगे, कुल फल का इतना है, प्याज का है, ये आलू का, टमाटर का, और ये कुल सब्जियों का है। कुल सब्जियों का क्षेत्रफल इतना था 2020 और 21 में, उत्पादन हुआ है इसका इतना, और फिर 21-22 में इसका क्षेत्रफल बढ़ाया गया, इतना हो गया, और उत्पादन इतना। टॉपिक है द ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस, द ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस। तो इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखेंगे। उनतीस जून 2022 को विश्व बैंक द्वारा, किसके द्वारा? द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा द ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट है द ग्लोबल इंडेक्स डाटाबेस 2021, और जारी कब की गई? 29 जून 2022 को। और इसका शीर्षक है कोविड-19 के युग में वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान तथा लचीलापन। कोविड-19 के युग में वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान तथा लचीलापन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट्स एंड रेजिलियंस इन द एज ऑफ कोविड। तो इसका ये शीर्षक था, याद कर लेंगे, और जारी की गई 29 जून 2022 को। किसके द्वारा? बैंक, विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई है, और इसका नाम है द ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस। ये एक इसका आरेखीय चित्र बनाया गया हुआ है। विश्व के आधे से अधिक बैंक खाता रहित वयस्क 7 अर्थव्यवस्थाओं में रहते हैं। मतलब जो 60 देश है उसमें विश्व के आधे से अधिक बैंक खाता रहित हैं, जिनके पास बैंक खाता नहीं है। तो सब ये टोटल विश्व है 46, उसमें आधे से अधिक में है जो बांग्लादेश का है, ये चीन में इतने, विश्व के आधे से अधिक बैंक खाता रहित वयस्क 7 अर्थव्यवस्थाओं में रहते हैं। और तो ये इनका सबका परसेंटेज दिया गया है, 46 टोटल है जो ये विश्व में इनके पास है, आधे से अधिक है, कम है, और बाकी बचा 54। तो ये 46 है, और बाकी है जो 54 है। 54 में बांग्लादेश का 4% है जो बैंक रहित है, बैंक खाता रहित है। चीन 9%,
और मिस्र अरब गणराज्य है 4 है। भारत का 17, भारत का 17% है, जो मतलब 54 में से 17 भाग भारत का है। जैसे 46 इधर है और 54 ये आधे से अधिक हो गए, तो 54 में 17 जो हैं भारत के ऐसे लोग हैं जिनके पास बैंक खाता नहीं है। 7 हैं जो इंडोनेशिया के हैं, 5 नाइजीरिया के और 8 पाकिस्तान के। सो इनमें से जो सबसे ज़्यादा है वो भारत के पास हैं। तो भारत में 54 में से 17 हैं जिनके पास बैंक खाता नहीं है। विश्व में बैंक खाता रहित वयस्कों में अधिकांश महिलाएं हैं। जो विश्व में बैंक खाता रहित वयस्क हैं उनमें सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। तो बैंक खाता रहित महिलाएं 13 हैं और बैंक खाता रहित पुरुष 11 हैं। बैंक खाता इतने थे, उसमें 13 हैं जो बैंक रहित हैं, जो 13 महिला हैं, और बैंक खाता रहित पुरुष 11 हैं। 2021 बैंक खाता रहित एवं खाते के साथ वयस्क परसेंटेज में है। बैंक खाता स्वामित्व 2021, ये 2021 बैंक खाता स्वामित्व। तो खाता सहित वयस्क हैं जो परसेंटेज में दिए गए हों, खाता सहित महिलाएं दी गई हुई हैं। खाता सहित गरीब वयस्क, ये टोटल वयस्क दिए गए हुए हैं, ये महिलाएं दी गई हुई, ये गरीब वयस्क दिए गए हुए हैं। तो अफगानिस्तान 10% है जो खाता सहित है और 5% खाता सहित महिलाएं हैं और 6% वयस्क गरीब हैं। ऑस्ट्रेलिया में खाता सहित कितने हैं? 99 हैं। ऑस्ट्रिया 100 है पूरा खाता सहित, और खाता सहित महिलाएं भी हैं और खाता सहित गरीब वयस्क भी। तो ऑस्ट्रिया में 100% है पूरा। बांग्लादेश में 53 है खाता सहित वयस्क और महिलाएं 43 और गरीब 49। कनाडा में 100 है खाता सहित वयस्क और महिलाएं भी 199 है गरीब वयस्क। चीन 89 है खाता सहित वयस्क में, महिलाएं 87 और गरीब 83। डेनमार्क को भी तीनों में 100 मिला है। फिनलैंड को जो है खाता सहित वयस्क में 100 और महिलाओं में 99 और गरीब खाता सहित गरीब वयस्क में 99। फ्रांस को 99 वयस्क में, महिलाओं में 100 मिला हुआ है, 98 गरीब वयस्क। जर्मनी को तीनों में 100, आइसलैंड को भी 100 और भारत का है जो खाता सहित वयस्क हैं जो 78% मिला हुआ है, और महिलाएं भी खाता सहित 78% और गरीब भी 78। तो भारत का याद रखेंगे, भारत को 78% मिला है। आयरलैंड को इनमें दोनों में 100 और गरीब वयस्क में 99, और स्वीडन को 100 इसमें भी, इसमें 99। नीदरलैंड को 100 खाता सहित वयस्क, महिला में 99, गरीब में 99। और जापान को 98 है जो खाता सहित वयस्क, महिलाएं में भी 99 और गरीब में 98। तो ये तो भारत को 78 मिला है। तो ये थी आज की क्लास और समसामयिकी घटना चक्र से संबंधित करंट अफेयर्स सितंबर और अक्टूबर की थी। अगर ये आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।